हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्नर। गाइज, जैसा कि अपना सुपर 30 सेशन चलने वाला है, ठीक है गाइज। जैसा कि पहले मैंने गाइज पेपर फर्स्ट के आपको रिवीजन करवाए थे, ठीक है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के जो है गाइज 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं गाइज, उनका हम डिस्कस करेंगे, ठीक। उनको हम सॉल्व करेंगे विद सोल्यूशन गाइज और विस्तृत में, ठीक है। तो चलिए गाइज, आइए आते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये है गाइज, देखिए 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन गाइज आपके सामने कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के निपटान हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पहलों को आरोही कालक्रम में सुव्यवस्थित करें। गाइज इसमें पूछ रहा है गाइज, जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के निपटान हेतु भारत सरकार द्वारा मतलब ऐसी कौन सी गाइज एक्ट या फिर आपके अधिनियम पारित किए गए हैं जिनसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का निपटान किया जाता है, ठीक है। और उनको जो है कालक्रमानुसार करने, मतलब गाइज कौन सा कब पारित हुआ, और उनको आरोही करने मतलब जो पहले हुआ, ठीक है, पहले से बाद के रूप में जो है व्यवस्थित करें, ठीक है। तो गाइज ये अपना पहला है कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना। तो गाइज ये एक्ट कब पारित हुआ था गाइज, ये आपका हुआ था 2001 में, ठीक है। और गाइज उसके बाद आपका सुलह समझौता, ये भी गाइज आपका कब पारित हुआ था, 2001 में, ठीक है। और उसके बाद गाइज ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी, डीआरटी आपकी कब पारित हुई थी गाइज, 1993 1993 में, ठीक है। और उसके बाद गाइज क्रेडिट सूचना ब्यूरो सीआरबी, ठीक है। तो सीआरबी आपकी हुई थी गाइज 2000 में, ठीक है। और उसके बाद गाइज आपका सरफायसी एक्ट, जिसे हम भगौड़ा अधिनियम के नाम से जानते हैं, तो ये कब पारित हुआ था गाइज आपका 2002 में। अब ये गाइज क्या कह रहा है, इनको जो है आरोही कालक्रम में सुव्यवस्थित करें, ठीक है। तो आरोही का मतलब गाइज जो पहले हुआ है, ठीक है, छोटी संख्या पहले। तो पहला अपना क्या है गाइज, सबसे छोटी संख्या 1993 है। तो सी देखिए कहाँ पे है गाइज, तो सी अपना ये है, सी अपना ये है। फिर उसके बाद गाइज 93 के बाद बड़ी संख्या गाइज 2000, फिर तो सी डी आपका क्या बनेगा, सी डी। और सी के बाद आपका डी है, और डी के बाद आपका गाइज 2001 है, ठीक है। तो ए बी, और उसके बाद गई आपका ई, ठीक है। तो सी डी ए बी ई, तो गई आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैर निष्पादन परिसंपत्ति को निपटान हेतु भारत सरकार द्वारा की गई पहलू को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो जब गाइज क्या है कि आप लोग इनको रट लीजिएगा गाइज। क्वेश्चन क्या है कि इस बारी जो है, इस बारी भी और पिछली बारी भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो उनको क्या करना था, हमें सुव्यवस्थित करना था। तो गाइज आपका जो है इस तरह आपका इसमें पहला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 80G के तहत किसी नगद चंदे के लिए अधिकतम कटौती कितनी हो सकती है गाइज, नगद चंदे धारा 80G। तो गाइज 1000, 2000 और 5000 और आपका 10,000, ठीक है। तो गाइज इसमें आपका हो जाएगा 2000 रुपये गाइज। ऐसा क्यों, क्योंकि वित्त अधिनियम 2017 में क्या हुआ गाइज, 80G में संशोधन कर दिया गया था, ठीक है। पहले क्या था कि पहले जो है इसकी सीमा कितनी थी गाइज, आपकी 10,000 रुपये थी पहले। आप 80G के तहत नगद चंदे में कितना 10,000 रुपये तक की अधिकतम कटौती कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 2017 में क्या हुआ गाइज, इसमें जो है 80G में आपकी जो है संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद इसकी जो है अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई, आपकी 2,000 कर दी गई। आप आई होप आप इसे समझे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। लियोनटाफिक उत्पादन प्रकार में एल को माना जाता है गाइज, लियोनटाफिक, लियोनटिफ, ठीक है। लियोनटिफ गाइज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लियोनटिफ विरोधाभास, ठीक है। विरोधाभास लेबर क्या करता है गाइज, जो भी उत्पादन प्रकार होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है गाइज, लेबर जो है अपना जो है पूरा मन नहीं लगाता है, ठीक है, काम करने में काम चोरी करता है, ठीक है। तो क्या है, लियोनटाफिक विरोधाभास होता है, ठीक है, वहाँ पे। तो गाइज यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में विरोध कहाँ पे हो रहा है गाइज, उत्पादन प्रक्रिया में संरचनात्मक अवरोध, ठीक है, ये भी विरोध हो रहा है, समांगता की सीमा, और गाइज उत्पादन प्रकार में बाध्यकारी अवरोध, और उत्पादन प्रकार में इष्टतमकरण अवरोध। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्पादन प्रकार में बाध्यकारी अवरोध, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ईपीआरसीजी फ्रेमवर्क का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है
गाइज ईपीआरसीजी, गाइज ईपीआरसीजी आपका गाइज एक तरह का इंटरनेशनल मार्केटिंग का फ्रेमवर्क या फिर डिज़ाइन है, ठीक है, जो आपके 1969 में हार्वर्ड विप परम्यूलेटर एंड विंड एंड डगलस इनके द्वारा क्या है गाइज इसका जो है प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया में उपयोग करने के लिए क्या है इसको डिजाइन किया था, ठीक है। तो ईपीआरजी जो है गाइज आपका एक तरह का कुल मिलाकर के गाइज इंटरनेशनल लेवल का हार्वर्ड पी परम्यूलेटर एंड विंड एंड डगलस के द्वारा 1969 में, ठीक है, डिजाइन किया गया एक तरह का फ्रेमवर्क है, जिसमें गाइज आपका ई फॉर है आपका इथनोसेंट्रिक, पी फॉर है आपका पॉलीसेंट्रिक, आर फॉर आपका रेजियोसेंट्रिक एंड जी फॉर आपका जियोसेंट्रिक एंड ओरिएंटेशन। तो गाइज ये आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अब ये गाइज है क्या गाइज, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो गाइज ये जो आपका इथनोसेंट्रिक है, इसमें गाइज इन्होंने बताया है वन मार्केटिंग अप्रोच के बारे में, ठीक है, क्या कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें जो है पूरे मार्केट को एक रूप में मिला करके चलना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या बताया, होम कंट्री स्ट्रेटजी अप्लाइड टू ऑल अदर मार्केट इंट्रीज। कहने मतलब गाइज जो भी आप लोकल में, जैसे आप अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से अपने व्यापार को मेंटेन कीजिए, वहाँ के लोग कहने का मतलब वहाँ के पैसों में वहाँ के जो है लोकल की जो भी डिमांड है, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, तो रूल रेगुलेशंस उनके हिसाब से जो है आपको मैनेज करना है, ठीक है। और दूसरा आपका है गाइज यहाँ पर पॉलीसेंट्रिक। तो पॉलीसेंट्रिक का मतलब गाइज ईच मार्केट लोकेशन हैज यूनिक एंड स्पेसिफिक मार्केटिंग अप्रोच। कहने मतलब गाइज जितने भी मार्केट होते हैं सभी मार्केटों की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, और उनकी एक स्पेशली अप्रोच होती है। कहने मतलब गाइज जो भी मार्केट, जैसे मान चलिए अपने लोकल में लखनऊ है या फिर कोई एक एग्जांपल ले लीजिए लोकल मार्केट, जैसे मैंने लखनऊ ले लिया, तो लखनऊ में क्या है कि आपका नाजा मार्केट अलग है जहाँ पर लैपटॉप से रिलेटेड आपके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपका श्री राम टावर अलग है जहाँ पर आपको मोबाइल के बारे में, ठीक है, वहाँ पे सारी आपको जो मोबाइल की एसेसरीज मिल जाएंगी। तो इसी तरह गाइज क्या है कि अपनी जो पॉलीसेंट्रिक में क्या बताया गया है कि जो भी मार्केट होती है उनकी एक अलग जो है यूनिक पहचान होती है, ठीक है। और अप्रोच, इसमें दूसरा पॉइंट क्या बताया कि अप्रोच ए डिटेप्टेड टू मार्केट लोकल। कहने मतलब आपका जो लोकल का एरिया है वहाँ के हिसाब से आपको जो है अपने मार्केट को डेवलप करना चाहिए, या फिर उसके आधार पर आपको बिहेवियर या बिहेव करना चाहिए अपने व्यापार के आधार पर, ठीक है। और तीसरा आपका है गाइज रेजियो सेंट्रिक, ठीक है। तो रेजियो सेंट्रिक में इन्होंने बताया एडजस्ट इकोनॉमिकली नीड्स कंज्यूमर डिमांड एंड हाउ कंज्यूमर्स यूज ई कॉमर्स सर्विस। कहने का मतलब गाइज रेजियो सेंट्रिक में क्या किया इन्होंने, जो भी कंज्यूमर की नीड्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर की डिमांड है, कहने मतलब उपभोक्ता का इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद ये पता लगाने का प्रयास किया कि वह कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक तौर पे जो है ई कॉमर्स वेबसाइटों से जो है कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने या फिर बेचने का मतलब हमारे प्रोडक्ट जो है ख़रीदने का प्रयास करेगा, ठीक है। और चौथा आपका है गाइड ओरिएंटेशन, जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, ठीक है। तो जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का मतलब है ग्लोबल ओरिएंटेशन द वर्ल्ड इज वन कॉमन मार्केट। कहने मतलब पूरे विश्व भर में जो है गाइज आपका एक ही मार्केट लेवल पे या एक ही प्रकार के जो है मार्केट लेवल में पूरे विश्व में जो है अपना प्रचार प्रसार करना, और एक ही जगह से अपना जो है पूरे विश्व में जो है अपने माल या प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है। जैसे आपका अमेजोन हो गए, आपके फ्लिपकार्ट हो गए, आपके जो अदर कंपनी हो गई, ठीक है, जो अपना जो है माल को खरीदती हैं और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल मार्केट में जो है उसको बेचती हैं, ठीक है। आई होप आप इसको समझे होंगे कि इसका APRG मॉडल गाइड क्या है। हार्वर्ड वी परमीटर, हार्वर्ड आप लोग लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, हार्वर्ड वी परलम्यूटर, ठीक है, परलम्यूटर एंड डगलस के द्वारा क्या है गाइज विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया? 1969 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया इथियोसेंट्रिक में गाइज क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, रेजियोसेंट्रिक में क्या होता है, और जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में क्या होता है। इन्होंने 4 मॉडल दिए थे, चारों मॉडल में इन्होंने क्या है अलग अलग रूल रेगुलेशन बताए थे, ठीक है। एक तो इन्होंने वन मार्केटिंग का दिया था कि एक मार्केटिंग अप्रोच होनी चाहिए, दूसरा जो है इसमें जो है आपको कंज्यूमर को कैसे जो है अडॉप्ट करना है, ठीक है, और तीसरा आपका जो है वर्ल्ड लेवल पे हमें मार्केट को जो है कॉमन रूप में कैसे लाना है, और गाइज चौथा आपका जो है
कि हमें जो है मार्केट में अब हर मार्केट की अपनी एक अलग पहचान होती है, और हमें जो है वहाँ के लोकल के हिसाब से अपने मार्केट को जो है एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, आई होप इसको आपको फुली समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक प्रमुख डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है? गाइज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मतलब होता है गाइज ऐसी कंपनी जो अपने व्यापार में जो भी अपना प्रोडक्ट उत्पादन कर रही है उसको जो है सीधा कंज्यूमर को नहीं बेचती है। ठीक है, उसमें जो है बीच में आपके मध्यस्थ होते हैं, आपके थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता जिसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंपनी नहीं है? तो यूरका फोर्ब्स, आपका एमवे इंडियन इंटरप्राइजेस, मोदी केयर और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। गाइज जिसे जम हल के नाम से जानते हो, तो हल का गाइज अपने यहाँ पे सबसे जो हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है वो गाइज क्या है? आपका सनसिल्क का शैम्पू है। ठीक है, तो आपका हल जो है, हल ही कहने मतलब हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड ही ऐसी कंपनी है जो कंज्यूमर को डायरेक्ट जो है अपना सामान सेल नहीं करती है। ठीक है, आपकी यूरका फोर्ब्स जो है एक प्रतिष्ठित यूरो चैम्प मतलब यूरोप की कंपनी है। ठीक है, जो आपके वाटर प्यूरीफायर मतलब जो आपका पानी जो शुद्ध करती है वो, और वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो इनको जो है गाइज वो घर घर जा कर के बेचते हैं, जिसमें उनमें उनका जो है वाटर प्यूरीफायर का 75% हिस्सा, और गाइज आपका वैक्यूम क्लीनर का आपका 22% हिस्सा जो है आपका शामिल है। ठीक है, वाटर प्यूरीफायर का कितना गाइज? आपका 75% हिस्सा, और वैक्यूम क्लीनर का आपका कितना गाइज? 22% हिस्सा जो है ये घर घर जाकर, ठीक है, हाउस टू हाउस जो है ये सेल करती है। ठीक है, तो एक ऐसी है गाइज, ये तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ठीक है, और आपकी जो एमवे इंटरप्राइजेज है गाइज, एमवे इंटरप्राइजेज भी आपकी जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रत्यक्ष, क्या नाम है, दुनिया की गाइज सबसे बड़ी प्रत्यक्ष विक्रय कंपनी। कहने बोलो गाइज एमवे इंडिया इंटरप्राइजेज जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है गाइज कि इसने जो है 2018 में आपका जो है 8.8 बिलियन डॉलर का जो है गाइज सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका जो है घरेलू उत्पादों का निर्माण किया है, और उसका जो है वितरण किया है। ठीक है, घर घर जा कर के। ठीक है, और ये जो कंपनी है गाइज 100 से ज़्यादा देशों में अपना व्यापार करती है। ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग करती है। और गाइज तीसरी आपकी जो ये मोदी केयर है गाइज, तो मोदी केयर भी गाइज आपका जो है मोदी केयर को हम गाइज मोदी केयर लिमिटेड को हम ग्रेट प्लेस वर्क प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा भारत के ग्रेट मिड साइज वर्क प्लेस 2020 में, इसको गाइज क्या है आपके 2020 में आपका जो है टॉप के शीर्ष 5 में। ठीक है, इंडिया कहने का मतलब गाइज जो ग्रेट मार्केट प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर टॉप 5 में इसको मोदी केयर को जो है आपके जो है प्रत्यक्ष विपणन में शामिल किया गया है। ठीक है, आई होप ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा कि यूरका फोर्ब्स भी आपकी क्या है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एमवी इंटरप्राइजेज भी क्या है? आपकी डायरेक्ट सबसे बड़ी सेलिंग कंपनी है। और मोदी केयर भी आपकी क्या है गाइज? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि टॉप 5 में आती है। ठीक है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ऐसी कंपनी है जो गाइज डायरेक्ट सेलिंग प्रत्यक्ष विपणन नहीं करती। ठीक है, ये जो है इसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी सहारा लिया जाता है, तो मध्यस्थ भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साझेदारी विलेख में किसी उपबंध नहीं होने की दशा में केवल कार्यशील साझेदार पारिश्रमिक का हकदार है। ये तो गलत है गाइज। सामान्य लाभ अर्जित करने वाली किसी फर्म में कोई सद्भाव गुडविल नहीं होता है। गाइज ये सही है। जो कहने मतलब गाइज देखिए आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं। किसी भी फर्म के कार्य सभी साझेदारों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। नहीं गाइज, कोई भी फर्म है उसके सभी कार्य जो है, कहने मतलब कोई भी फर्म है उसके कार्य जो है सभी साझेदार नहीं करते, कोई एक या फिर जो है अदर पर्सन करता है। ठीक है, मतलब एक भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन सभी साझेदार जरूरी नहीं कि सभी साझेदार करें। लाभ होने की पर किसी भी साझेदार फर्म द्वारा को दिए गए ऋण पर ब्याज की संदायगी की जाएगी। नहीं गई, ऐसा जरूरी नहीं कि लाभ ही हो तभी जो है ब्याज की संदायगी की जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी साझेदार द्वारा फर्म ने ऋण लिया है तो उसे जो है उसे पहले भी चुकता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सामान्य लाभ अर्जित करने वाली किसी फर्म की गुडविल नहीं होती। कहने भाई देखिए, जिसकी कोई गुडविल ख्याति नहीं होगी तो वो सामान्य लाभ ही अर्जित करेगा। ठीक है, जिसकी गुडविल होगी गाइज वो असामान्य लाभ मतलब लाभ जो भी नॉर्मल लाभ होता है उससे ज़्यादा अर्जित करेगा। ठीक है, जैसे कोई ब्रांड है
तो वो ब्रांड क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करेगा अगर उसकी गुडविल होगी तो, ठीक है। तो आपका यही पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मॉडल समीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। माध्य माइनस बहुलक इजकल टू 3 माध्य माइनस माध्यिका, और बहुलक इजकल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये तो सही है ही। और गाइज आपका उसके बाद दे रखा है 3 माध्यिका इजकल टू 2 माध्य प्लस बहुलक, ठीक है। तो आपका ये वाला भी गाइज सही है और ये भी सही है। 2 बहुलक माइनस 3 क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्दश, गाइज ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है गाइज, आपके ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो किस मॉडल समीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। गाइज एनटीए ने इस क्वेश्चन को क्या किया है गाइज, आपने जो है चेकिंग सेक्टर से, कहने मतलब इसको गाइज क्या कर दिया है, चेक करने से इसको जो है इसके मार्क्स सभी को दिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में क्या गलती हुई थी गाइज, देखिए विच द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू, क्योंकि गाइज एनटीए जो करता है वो इंग्लिश के क्वेश्चन को जो है सही मानता है, ठीक है। जो इंग्लिश क्वेश्चन अगर वो कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर मतलब गलती हो जाती है तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जो है वो सही मतलब प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसने क्या गलती की थी कि गाइज यहाँ पर ट्रू नहीं, यहाँ पर उसे क्या करना था कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गाइज आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है। और आपका जो 4 नंबर है चतुर्दश, कहने मतलब क्वार्टाइल डिवीजन का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। क्वार्टाइल डिवीजन जब हम स्टैटिक्स में गाइज इनके मीन मोड मीडियन के संबंधों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्वार्टाइल मतलब जो आपका चतुर्थक विचलन होता है उसका कोई यहाँ पर इनरिलेवेंट नहीं है, ठीक है, या फिर रिलेवेंट नहीं है। तो गाइज आपका यहाँ पर ये 4 नंबर जो है गलत है, ठीक है, आपका गलत है। तो आपका यही क्वेश्चन जो है आपका अगर यहाँ पर ये पूछता गाइज कि कौन सा संबंध सही नहीं है तो आपका ये सही हो जाता। और गाइज अगर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन से संबंध सही है तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है और आपका ये भी सही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर ए बी सी ऐसे करके देता तो फिर आपका ये सही हो जाता, ठीक है। या फिर आपका इसमें से ए बी डी या फिर ऐसे मिक्स करके देता तो बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाते, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है एनटीए ने इसको जो है निरीक्षण क्षेत्र से बाहर कर दिया है, ठीक है। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत चक्रवृद्धि के मामले में धनराशि के 2 गुना होने वाले समय के संदर्भ सकल रूप से नियम 69 का पालन होता है। ये पृथक चक्रवृद्धि में बदल जाता है, इसका संगत नियम है नियम 69.3, नियम 72, नियम 84 और नियम 64। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पर नियम है वो नियम 72 यहाँ पर सही होता है, ठीक है। नियम 69 का कौन सा नियम आपका जो है 72 पालन करता है, कैसे गाइज, ये आपकी आपका जो लॉगरिदम फार्मूला है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। सतत फाउंडेशन में कुल राशि का दोगुना करने में लगने वाला जो 69 का नियम है, ठीक है, ये आपका जो है 72 के नियम, ठीक है, नियम 72 का आपका जो है इसको जो है गाइज फॉलो करता है या फिर इसका संगत नियम होता है, ठीक है। अब ये नियम क्या है गाइज कि 72 का जो नियम है वो लॉगरिदम फार्मूले के आधार पर गाइज निवेश के मूल्य को क्या करता है, दुगना करने के अनुमान लगाने का क्या है गाइज सही तरीका है। 72 के नियम क्या है गाइज लॉगरिदम फार्मूले पे आधारित है और ये निवेश के मूल्य को दुगना करने का अनुमान लगाने का एक सरल तरीका है, ठीक है। और गाइज ये होता क्या है गाइज कि इसको हम कैसे करते हैं कि जो 72 का नियम है, ठीक है, इसमें गाइज इसका जो सूत्र है, ठीक है, 72 के नियम का जो सूत्र है वो आपका है गाइज दोगुना होने में लगा समय, ठीक है, दोगुना होने में लगा समय इक्वल टू 72 अपॉन ब्याज दर। अब यहाँ पर ब्याज दर क्या है गाइज, ब्याज दर आपकी जो है वो गाइज आपकी क्या है, निवेश की जो प्रतिफल की दर है वो आपकी ब्याज दर होती है, ठीक है, निवेश की प्रतिफल की दर है, ठीक है। कहने के बाद जो हमने निवेश किया है और निवेश से जो हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो भी ब्याज हमें मिला है वही आपका जो है ब्याज दर यहाँ पर होती है, ठीक है। तो सतत चक्रवृद्धि के मामले में धनराशि के दुगना होने वाले समय के संदर्भ में सकल रूप में गाइज 69 का पालन जो होता है वो गाइज किस में होता है, नियम 72 में होता है, ठीक है।
और मैंने आपको नियम 72 भी बता दिया। ये क्या होता है गाइज कि जो भी अपना जो भी हम लोगों ने पैसा डाला है ठीक कहीं पर, वो क्या होता है दुगना होने में, ठीक है, दोगुना होने में जो टाइम लगता है उससे, तो 69 और ये जो मतलब दोनों में समानता होती है, वो किस में होती है गाइज, नियम 72 में होती है। आई होप आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चालू व्यवसाय की अवधारणा निम्नलिखित में से किसका अंतर्निहित आधार है। गाइज ये क्वेश्चन आपका गाइज फाइनेंशियल अकाउंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चालू व्यवसाय की अवधारणा जो है निम्नलिखित में किसका अंतर्निहित आधार है, ठीक है। तो आपकी जो है लेखांकन की अवधारणा है गाइज, मैंने आपका जो है लेखांकन अकाउंट्स आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको लेखांकन की अवधारणाएं, लेखांकन का इतिहास और बाकी सारी चीज़ों को जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। मैं उनके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जा करके गाइज उन क्लासों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर वहाँ पर गाइज क्या होता है कि चालू व्यवसाय की अवधारणा देखते हैं गाइज। बाजार के प्रतिभूति बाजार मूल्य का प्रकटन, ठीक है, प्रकटन, सॉरी, प्रतिभूति के बाजार मूल्य का प्रकटन। तो प्रकटन का मतलब क्या होता है गाइज, ये पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा है, ठीक है। और अनुषंगी कंपनियों के लेखे के मूल कंपनी के लेखे के साथ में समेकन, ये गाइज आपका समेकन लेखांकन की अवधारणा है, ठीक है गाइज। ये समेकन का लेखांकन की अवधारणा है और ये पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा है, क्योंकि मूल्य का क्या कर रहे हैं, पूर्ण प्रकटीकरण कर रहे हैं, ठीक है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। और यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा है, चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो उपयोगी जीवन काल में नियत परिसंपत्तियों का ह्रास ह्रास तो गाइज आपका ये जो तीसरी अवधारणा है गाइज, ये आपका यहाँ पर चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत लागू होगा, ठीक है। क्योंकि व्यवसाय की चालू जो अवधारणा होती है वो यह मानती है कि व्यवसाय जो है लगातार निरंतर चलता रहेगा, ठीक है। और निरंतर जब चलता रहेगा तो जो आपकी जो भी आपकी परिसंपत्तियां हैं उनमें क्या होगा, मान चलिए आपने इस ईयर कोई भी परिसंपत्ति मशीन है, तो अगले ईयर क्या होगा, उसमें जो है डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। और ये मानता है कि व्यापार लगातार निरंतर चलता रहेगा, तो उपयोगी जो जीवन काल में है उसमें नियत परिसंपत्तियों में ह्रास लगातार होता रहेगा, ठीक है। इस ईयर, नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबंधात्मक अधिसंभाव्यता कारोबार फर्म के निम्नांकित से किस उद्देश्य के निकट है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिबंधात्मक अधिसंभाव्यता, ठीक है। कहने मतलब है जो बाधा अनुकूलन व्यापार फर्म है, ठीक है, बाधा अनुकूलन व्यापार फर्म में निम्नलिखित में से गाइज इसका क्या उद्देश्य है। कहने मतलब कोई बाधा जो मतलब उत्पन्न होती है, ठीक है, तो संतोषजनक व्यवहार में क्या करीब है, उसका जो है विक्रय अधिकरण, ये अधिकतमीकरण करीब है, लाभ अधिकतमीकरण करीब है, या फिर किराया वांछनीय व्यवहार, या फिर संतुष्टिकारक व्यवहार है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो आपका 3 नंबर पॉइंट है संतुष्टिकारक व्यवहार। कहने मतलब गाइज कोई भी जो फर्म होती है, ठीक है, वो प्रतिबंध क्यों लगाती है अपनी चीज़ों, जैसे कोई फर्म है वो उत्पादन कर रही है, ठीक है, उत्पादन कर रही है, उसका माल माल को अपने जो है बेच रही है, ठीक है। और अगर कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर मार्केट में ज़्यादा हो गया है, या फिर माल में जो है माल में क्या है कि माल उसके पास ज़्यादा हो गया है उत्पादन में, और मार्केट में उसकी जो है अच्छे मूल्य मिल नहीं रहे हैं, तो क्या करेगी वो गाइज, अपने यहाँ से जो स्टॉक है वो उसको रोक देगी, ठीक है। तो क्या करेगी, जो है अपने स्टॉक को रोक लेगी। ऐसा क्यों करेगी, ताकि वो जो है अपने आपको जो है कंज्यूमर को भी उतनी मात्रा में संतुष्ट हो सके, जो उपयोगिता का नियम होता है, ठीक है, उपयोगिता का नियम जो है यहाँ पर लागू होगा, ठीक है, कि जो कंज्यूमर भी अपना जो है एक संतुष्टिपरक व्यवहार करे, और गाइज फर्म भी अपनी जो है पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करे। कहने मतलब फर्म भी जो है अपना जो उसका एक लाभ होता है उसको प्राप्त कर ले, और गाइज जो आपकी जो कंज्यूमर होता है उसको भी गाइज एक पूर्ण संतुष्टि हो कि हाँ हमें जो है इस इतनी मात्रा में इस प्राइस में इतनी क्वांटिटी मिल चुकी है, ठीक है। और गाइज अब जब वहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि मार्केट में सामान ज़्यादा हो जाएगा, तो गाइज क्या होगा कि फर्म को जो है लॉस होने लगेगा, ठीक है। मार्केट में सामान ज़्यादा होगा तो सस्ते में बेचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट में सामान कम होगा तो गाइज फर्म को जो है फर्म को लॉस आने लगेगा, ठीक है। फर्म को लॉस क्यों आएगा, क्योंकि मार्केट में सामान कम है और जो है कंज्यूमर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी जगह पे लोग दूसरी वस्तु की ओर उन्मुख हो जाएंगे, ठीक है। जब वो मार्केट में वस्तु मिलेगी नहीं तो दूसरे की तरफ चले जाएंगे। तो गाइज ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रतिबंधात्मक अतिसंभाव्यता कारोबार फर्म का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, संतुष्टिकारक व्यवहार पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो क्या करेगी, दोनों चीज़ों मेंटेन बना के रखेगी, कंज्यूमर भी संतुष्ट रहे और फर्म भी संतुष्ट रहे, ठीक है। आई होप आपको इसका भी एक्सप्लेन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बढ़ते उपभोक्ता की आय परिदृश्य में निम्न आय प्रत्याशित उत्पादों के लिए कारोबार फर्मों के लिए प्राथमिकता निर्णय विकल्प होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बढ़ते उपभोक्ता आय परिदृश्य में, देखिए जहाँ पर उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, और उपभोक्ता कैसे हैं गाइज, उपभोक्ता ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है कम है, ठीक है, जिनकी निम्न आय प्रत्याशित है, जिनकी जो इनकम है वो धीमे धीमे जो है इंक्रीज होती है, या फिर जिनकी इनकम बहुत कम है, ऐसे कंज्यूमर हैं जिनकी आय तो है लेकिन कम है, ठीक है। तो कारोबार फर्मों के लिए प्राथमिक निर्णय विकल्प मतलब पहला ऐसा कौन सा काम होगा कि वो उसमें करना चाहेंगे, उत्पाद साप्रवर्तन, ठीक है, जिसे हम गाइस क्या किस नाम से जानते हैं, उत्पाद का प्रचार प्रसार, ठीक है। दूसरा आपका उत्पाद लागत नियंत्रण, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं उसको हम नियंत्रित करेंगे, उसकी जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कम करेंगे, ठीक है। तीसरा आपका उत्पाद पुनः स्थिरीकरण, मतलब पुनः स्थितिकरण, उत्पाद पुनः स्थितिकरण का मतलब होता है गाइस समझ लीजिए कि ये कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की हम मरम्मत करें, ठीक है, दुरुस्तीकरण करें। जैसे आपका फ़ोन होता है वो टूट फूट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसका हम क्या करें, पुनः स्थितिकरण, उसमें जो भी कमी आई है उसको हम पूरा करें। तीसरा होता है गाइज उत्पाद संवर्धन, उत्पाद संवर्धन से गाइज आपका उत्पाद को हम क्या करें, उत्पाद को बढ़ावा दें, ठीक है। बढ़ावा देने का मतलब गाइज उसमें हम सुधार करें, ठीक है, सुधार कहने का मतलब गाइज उसको जो है उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करें, ठीक है। तो उत्पाद के साथ जब हम सुधार करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, जो अपना प्रोडक्ट है उसमें मटेरियल में सुधार करेंगे या उसकी पैकेजिंग में सुधार करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसे क्या होगा गाइज, जो निम्न आय वाले भी हैं गाइज, जब हम सुधार करेंगे तो वो देखेंगे हाँ जो है कि कंपनी क्या कर रही है कि अपने उसी प्रोडक्ट को जो है उसमें जो है सुधार किया है, उसने जो है उसका जो है उसके जो क्वालिटी हैं उसमें बढ़ावा किया है, और उसे गाइज क्या है कि जो निम्न आय वाला होगा वो भी उसकी तरफ लालायित होगा और उसे खरीदने के लिए जो है उसकी तरफ बढ़ेगा। तो क्या है गाइज, यहाँ पर आपका जो उत्पाद संवर्धन होगा वो कंपनी का पहला निर्णय होगा, ठीक है, पहला विकल्प होगा। वो क्या करेगा गाइज, निम्न आय वाले उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए क्या करेगी गाइज, अपने प्रोडक्ट में ही क्या करेगी, इम्प्रूवमेंट करेगी, ठीक है। जो अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करेगी तो गाइज जो निम्न वाला भी होगा वो भी क्या करेगा, जैसे आप लोकल में समझ लीजिए कि जैसे हम दोस्त हैं, ठीक है, और एक फ़ोन आपका 10,000 का आ रहा है, 10,000 में गाइज वो आपको कुछ लिमिटेड फीचर दे रहा है, और गाइज फिर उसके बाद क्या होगी, हम लोगों के पास मिडिल क्लास के फैमिली, हम लोगों के पास 10,000 रुपये इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आपस में दोस्तों से लेंगे, ठीक है, जब लेकिन वो कब लेंगे, जब गाइज वही फ़ोन 10,000 रुपये में आए, ठीक है, और पहले उसी फ़ोन में 4,000 mAh की बैटरी आती थी, ठीक है, और उसको मॉडिफाई करके उसमें 5,000 की बैटरी डाल दी गई। पहले उसमें 10 मेगापिक्सल का कैमरा था, उसमें जो है 20 मेगापिक्सल कैमरा कर दिया गया। तो गाइज हम क्या करेंगे, हमारी इनकम तो उतनी ही है या फिर हम उतने पे ही हैं, मान चलिए हमारे पास 10,000 इनकम अभी भी है, ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि पहले हम उसकी ओर कम उन्मुख होते थे, लेकिन अब जब उसने क्या किया, उसमें अपने उत्पाद में सुधार कर दिया या उसमें संवर्धन कर दिया, ठीक है, तो निम्न आय वाला भी उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी ओर उन्मुख हो जाएगा, ठीक है। तो उनका सबसे पहला जो विकल्प होगा वो क्या होगा गाइज, उत्पाद संवर्धन का होगा, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक अनुमानित कॉब डगलस उत्पादन कार्यविधि Q इजकल टू 10 के 0.6 L की पावर 0.8 है, तो यह उत्पादन क्रियाविधि पैमाने की किस प्रकार की रिटर्न को सूचित करता है। गाइज देखिए कॉब डगलस का उत्पादन की जो क्रियाविधि है वो गाइज आपके बढ़ते हुए प्रतिफल को प्रतिपादित या निर्देशित करती है, ठीक है। ये मैंने आपको जो है इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ा रखा है। कॉब डगलस के नियम का जो है एक पूरा का पूरी एक क्लास ही उस पर ले रखी है, ठीक है। तो लिंक मैं जो है आपको जो है आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पर जा करके इस कॉब डगलस के नियम को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज कॉब डगलस के नियम में गाइज क्या होता है कि जो आपका उत्पादन होता है, ठीक है, वो कैसा आपका जो उत्पादन है और उससे जो रेवेन्यू होगी वो क्या है गाइज आपका बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम एक एक इकाइयों को ऐड करते जाएंगे, ठीक है, सीमांत इकाइयाँ अपनी होंगी, तो उसमें क्या होगा, आपका जो उत्पादन विधि है, ठीक है, जो आपका जो प्रतिफल है, रेवेन्यू है, वो आपका जो है बढ़कर जो है आपको जो है मिलेगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो कॉब डगलस का उत्पादन नियम है, जिनका उपयोग जो है व्यापक रूप से क्या है गाइज, दो या दो से अधिक इनपुट कहने मतलब गाइज जैसे हम दो वस्तु हैं, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पर इकोनॉमिक्स आप में पढ़ा रखा है कि जो आपकी स्थिर वस्तु है, ठीक है, कुछ आपका स्थिर मटेरियल है, कुछ आपका जो है
परिवर्तनशील मटेरियल है, तो हम एक यूनिट इधर से लेंगे, इधर के एक यूनिट बढ़ा देंगे, ठीक है, एक यूनिट इधर से लेंगे, एक यूनिट बढ़ा देंगे। तो आपका क्या है गाइज, उत्पादन जो होगा आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। आपका जो इनपुट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज होगा तो आपका जो कर होगा वो नीचे से ऊपर जाएगा। ये सब चीज़ें गाइज मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखी है, तो इतना डिटेल से मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। तो कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन है वो गाइज कैसे आपके बढ़ते हुए प्रतिफल को जो है गाइज आपको संयोजित करता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जहाँ पर गाइज a+1 = 1 हो, ठीक है, कहने का मतलब ए यहाँ पर क्या है गाइज, यहाँ पर कुल कारक उत्पादकता, ए आपका क्या है, कुल कारक उत्पादकता है, ठीक है। तो जहाँ पर गाइज a+1 = 1 हो, वहाँ पर क्या है गाइज, आपका जो उत्पादन फलन या फिर जो आपकी जो रिटर्न है, ठीक है, वो आपका कैसा है, आपका बराबर है, ठीक है। आपका कैसा है, बराबर है या फिर स्थिर है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्थिर है, ठीक है। और गाइज जहाँ पर आपका a+ ये ग्रेटर देन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो रिटर्न है गाइज, जो आपकी प्रतिफल की दर है वो कैसी है, कम हो रही है। और जहाँ पर गाइज a+ जो है आपका 1 से जो है आपका ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पर आपका रिटर्न जो है क्या है, आपका बढ़ रहा है, ठीक है, रिटर्न कैसा है, आपका बढ़ रहा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर गाइज आपका ये वाला फार्मूला लागू होता है, ठीक है। और गाइज इसको जो है 1927 से 1947 के दौरान चार्ल्स कोब और पाग डगलस के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा गाइज, आपके चार्ल्स कोब, प्लस पॉल डगलस के द्वारा इसको जो है व्यवस्थित किया था। आई होप आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा और मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी उत्पाद के बाजार में लाने पर उसकी अधिक कीमत रखने और कीमत निर्धारण कार्यनीति में सने सने इसकी कीमत को कम करने को कहा जाता है गाइज स्कीमिंग, ठीक है। जब कोई भी उत्पाद मान के चलिए मार्केट में नया नया आया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कीमत को जो है पहले शुरू में अधिक रखते हैं, ताकि हम जो है जितना भी मार्केट में, जिसे हम मलाईदार रणनीति कहते हैं, ठीक है, मार्केट में जो भी तरल मात्रा में आर्थिक मुद्रा के रूप में जो भी फैलाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बटोरना चाहते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइज जब हम प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो शुरू में हम क्या करेंगे, उसकी कीमत उच्च रखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचता जाएगा, लोगों के पास डिमांड कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम कीमत को जो है क्या करेंगे, कम करते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, लगातार आपकी जो डिमांड है और सप्लाई की चेन लगातार बराबर बनी रहेगी और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं गाइज, स्कीमिंग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। गाइज ये आपका पेनिट्रेशन प्राइस क्या होता है गाइज, पेनिट्रेशन प्राइस जो होता है गाइज एक विपणन रणनीति है जिसका उपयोग गाइज व्यवसाय के द्वारा ग्राहकों को अपनी प्रारंभिक जो है, जब गाइज स्कीमिंग में क्या होता है कि हम जो है मूल्य ज़्यादा रखते हैं, लेकिन पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या करते हैं गाइज, हम जब भी नया उत्पाद लाएंगे तो उसकी कीमत जो है हम क्या करेंगे, कम रखेंगे, ठीक है। और पीक लोड प्राइसिंग में क्या होता है गाइज, जिन सामानों और सेवाओं के लिए उच्च कीमत या शुल्क को लिया जाता है, ठीक है, जब उनकी मांग जो है चरम पे हो, ठीक है, जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो तब तो हम प्राइस ज़्यादा रखेंगे, और जब उनकी डिमांड कम हो, ठीक है, जब डिमांड आपकी प्लस में हो तो प्राइस भी हम प्लस में रखेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, जब उनकी डिमांड माइनस में हो तो हम प्राइस भी क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। तो वहाँ पे पीक लोड प्राइसिंग होता है, ठीक है। स्कीमिंग में क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो कीमत प्लस में रखेंगे, बाद में धीरे धीरे लेस करते चले जाएंगे। पेनी ट्रेसिंग में क्या करते हैं, शुरू में हम माइनस में रखते हैं, क्योंकि हमें बाज़ार में जो है धीरे से घुसना होता है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और डंपिंग क्या है, तो गाइज डंपिंग एक शब्द है जिसका उपयोग गाइज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हम करते हैं, जब हम क्या करते हैं कि उत्पाद को ऐसी कीमत पर निर्यात करते हैं जब क्या होता है कि घरेलू जो मूल्य है, ठीक है, वो विदेश की तुलना में क्या हो, आयात बाजार से कम हो, ठीक है। डंपिंग का मतलब क्या होता है गाइज कि मान के चलिए जैसे आपने कोई भी आइटम है, पहले जो डंपिंग क्या है कि किसी चीज़ को एकत्रित कर लेना, ठीक है, आपने क्या है, कोई माल है अपने यहाँ पे बनाया, उसको क्या कर लिया, डंप कर लिया, अपने पास इकट्ठा कर लिया, फिर इकट्ठा करने के बाद हम इसको जो है बाहर कब इसको जो है गाइज भेजेंगे, तब हम भेजेंगे जब आपकी जो विदेशी आयात है वो बाज़ार में कम हो, ठीक है। जब बाज़ार में कम होगा तब हम क्या करेंगे,
इसको जो है सप्लाई करेंगे तब अपना जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चारों वर्ड क्लियर हो गए। स्कीमिंग क्या क्या होता है, प्रोटाइसेशन में क्या होता है, और पीक लोड प्राइसिंग में क्या होता है, और डंपिंग में क्या होता है, ठीक है। इसी स्कीमिंग ये आपका है ही है, मतलब प्लस से पहले हम बढ़ा हुआ मूल्य रखेंगे, फिर धीरे धीरे डाउन डाउन करेंगे। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या करेंगे, हम पहले कम रखेंगे, फिर धीरे धीरे जो है पॉजिटिव होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद पीक लोडिंग में गए, जिसमें क्या करते हैं गए, जब भी हमारी डिमांड बढ़ेगी हम प्राइस बढ़ा देंगे, जब भी अपनी डिमांड घटेगी हम प्राइस, सॉरी, हाँ, जब भी हमारी डिमांड घटेगी तब हम अपने प्राइस भी डिक्रीज कर देंगे। और डंपिंग में क्या करते हैं गाइज, हम इंटरनेशनल लेवल पे ये देखते हैं कि हाँ बाहर विदेशों में गाइज कब इसकी ज़रूरत है कब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मार्क को इकट्ठा करके रख लेंगे, फिर जब बाहर जो है उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हम उसको जो है अपने यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन विपणन मास मार्केटिंग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इसे कस्टमाइजेशन में काफ़ी कम गुंजाइश होती है, यह ग्राहकों से प्रत्यक्षता मुखातिब होता है, इसका सामान्यतः FMCG और SMCG के मामले में पालन किया जाता है, यह विज्ञापन पर काफ़ी निर्भर होता है। तो गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जन विपणन मास मार्केटिंग निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो गाइज जो जन विपणन होता है, जन विपणन का मतलब होता है गाइज कि हमें जो है प्रत्येक व्यक्ति से हम प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं करते हैं, हम उसके पास क्या करते हैं, सूचना पहुंचाते हैं। कैसे सूचना पहुंचाते हैं, सेमिनार के माध्यम से, आपके जो है आपको जो है टीवी चैनल पे एड्स के माध्यम से, ठीक है, या फिर बैनर होर्डिंग के माध्यम से। तो अन्य प्रकार के तरीक़ों से जब हम गाइज अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको सीधा जो है ग्राहक को नहीं बेचते हैं, ठीक है, उसको जो है हम केवल ग्राहकों को क्या करते हैं, उसके बारे में किसी न किसी माध्यम से उसके पास हम केवल सूचना प्रेषित कर देते हैं कि हाँ ये अपना प्रोडक्ट है, इसके ये जो है प्रॉफिट है, ठीक है। और उससे जो है ग्राहक जो है आपकी तरफ, आपके जो प्रोडक्ट की तरफ जो है लालायित होकर उसको जो खरीद लेता है, तो उसे क्या कहते हैं हम गाइड, जन विपणन या मास मार्केटिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह ग्राहकों के प्रत्यक्ष मुखातिब होता है। कहने मतलब हम प्रत्यक्ष मार्केटिंग करते हैं तो यही आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। आई होप आपका ये भी क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन आ गया, किसी भी निर्माण उद्यम में प्रतिमाह 20 रु यूनिट की लागत पर 1350 यूनिट कच्चे माल की खपत होती है। 2400 रु के क्रय आदेश लागत और माल सूची ढुलाई व 30% संदाय किए जाने पर आधार पर इसके किफ़ायती क्रय आदेश की मात्रा अवधारित करें। तो गाइज क्रय आदेश की मात्रा, तो आपका गाइज EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पूछना क्या चाह रहा है गाइज कि कह रहा है कि जो है हमें कितनी मात्रा में जो है अपना जो है ऑर्डर करना चाहिए, ताकि जो आपकी 20% सॉरी प्रतिमाह 20 रुपये की प्रति यूनिट की लागत पर 1350 यूनिट कच्चे माल की जो आपकी खपत होती है, और क्रियादेश लागत माल सूची और ढुलाई आपका इतना है, 30% संदाय पे है, ठीक है। तो हमें जो है कितनी यूनिट की जो है अपनी जो है ऑर्डर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की आपका जो है गाइज सूत्र क्या होता है, आपने जो है उसमें पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंट में, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है गाइज अंडर रूट EOQ बराबर 2 इंटू AR इंटू OC अपान CC। अब ये क्या होता है गाइज, ए जो होता है यहाँ पर गाइज एक वर्ष के दौरान संबंधित वस्तु की खपत होती है, ठीक है, इकाइयों में। ए क्या होता है गाइज, जो ए होता है आपका, वो आपका क्या होता है गाइज, एक वर्ष के दौरान संबंधित वस्तु की खपत इकाइयों में होती है। ओ जो होता है गाइज यहाँ पर आपका, ठीक है, वो क्या होता है, माल प्राप्त करने या ऑर्डर की लागत सहित एक ऑर्डर देने की लागत होती है, ठीक। और सी आपका यहाँ पर क्या होता है गाइज, सी यहाँ पर आपका प्रति यूनिट प्रति वर्ष ब्याज भुगतान सहित इसे स्टोर करने और एक परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट प्रति वर्ष लागत को वहन करने का जो है हम सी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको गाइज सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपकी वार्षिक डिमांड है, ठीक है, वार्षिक डिमांड तो आपकी कितनी है गाइज, वार्षिक डिमांड आपकी है 1350 यूनिट, ठीक है। तो इसको 1350 यूनिट यहाँ पर जो है कैसा है गाइज आपका, ये 1 महीने की आपकी जो है दे रखी है, ठीक है।
तो हम गाइज जब इसको साल भर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16,200 रुपया, ठीक है। और गाइज जो आपकी आदेश लागत है, ठीक है, आदेश लागत आपकी कितनी है गाइज, देखिए आदेश लागत आपकी 2400 रु है, ठीक है। तो आदेश लागत आपकी कितनी है, 2400 यहाँ पर दे रखी है, आपको आदेश लागत 2400 दे रखी, और रखाव लागत, ठीक है, ढुलाई वे कहने मतलब गाइज जो भी है वो आपका कितना है 30% है, ठीक है। कितने का गाइज, 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। तो हम इसको भी निकाल लेंगे गाइज, आपका हो जाएगा 30% इंटू 20%। तो आपका हो जाएगा गाइज, अगर हम 30% को इसे डिवाइड कर दें, 100% इसको हटाना है तो आपका इधर आपका हो जाएगा गाइज 1 2, तो आपका हो जाएगा गाइज 0.03, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.03 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 6। अब गाइज हम इस पूरे मान को क्या करेंगे, क्वेश्चन में रख लेंगे और आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। कैसे गाइज, चलिए देखते हैं। तो आपका ये हो जाएगा गाइज, देखिए 2 तो आपका ये है, ठीक है, 2 इंटू आपका AR कितना आया गाइज 16,200, आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, सॉरी हाँ, वो आपकी जो एवरेज डिमांड है, ठीक है, वो आपकी कितनी आई है, आपकी एवरेज डिमांड आई है गाइज यहाँ पर 16,200 रुपये, ठीक है। और आपकी जो आदेश लागत आई है इकोनॉमिक, ये रीऑर्डर क्वांटिटी, ये आपकी आई है 2400, और अपान में अपना हो जाएगा गाइज 6, ठीक है। ये आपका CC मैंने आपको बता दिया, ठीक है। CC आपका क्या होता है गाइज, मैंने आपको बताया कि प्रति यूनिट प्रतिवर्ष ब्याज भुगतान सहित इसे स्टोर करने के लिए एक परिवर्तनीय लागत जो होती है प्रति यूनिट प्रतिवर्ष लागत वहन करना, ठीक है। तो 6 अपना ये हो जाएगा। इसको जब हम अंडर रूल में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3600 यूनिट, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, 3600 यूनिट यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्टफोलियो सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जोखिम को कम करने के लिए विविधीकरण उल्लेख है। तो पोर्टफोलियो का जो सिद्धांत है गाइज वो अव्यवस्थित जोखिम के लिए है, ठीक है। देखिए जोखिम आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला जोखिम आपका जो व्यवस्थित जोखिम है, और दूसरा जोखिम जो आपका अव्यवस्थित जोखिम है, ठीक है। देखिए इसका आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित जोखिम। पोर्टफोलियो के सिद्धांत गाइज आपका कैसा अव्यवस्थित जोखिम के लिए होता है। ये देखिए जो आपके बाजार जोखिम होते हैं, ठीक है, वो तो आपका क्या है, व्यवस्थित जोखिम होता है, ठीक है, व्यवस्थित जोखिम की श्रेणी में आता है। जैसे देखिए व्यवस्थित जोखिम मैंने आपको बता दिया। आपके जोखिम कितने प्रकार के होते हैं, आपके जोखिम होते हैं गाइज 2 टाइप के। एक तो आपका हो गया व्यवस्थित और आपका दूसरा हो गया अव्यवस्थित। तो अव्यवस्थित में तो आपका गाइज पोर्टफोलियो वाला लागू होता है। व्यवस्थित जोखिम में गाइज आपके कौन से आते हैं गाइज, देखिए जैसे व्यवस्थित जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जो किसी एक कंपनी पे नहीं, अगर जैसे मान चलिए बाहर जैसे सामान्य कारणों गाइज मुद्रास्फीति दर जो है बढ़ जाए, विनिमय दर अपना बढ़ जाए, राजनीतिक अस्थिरता हो जाए या फिर कोई युद्ध हो जाए, जिसके कारण क्या है गाइज, जिसका प्रभाव गाइज क्या है कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया पे पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है उससे सभी कंपनियों को प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, उसका प्रभाव सभी पे होता है। तो आपका कैसा है, व्यवस्थित जोखिम के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे केवल और केवल आप ही कंपनी को लॉस या हानि हो, ठीक है, तो वैसे जोखिम आपके कैसे क्या है गाइज, आपके अव्यवस्थित जोखिम होते हैं। और पोर्टफोलियो का सिद्धांत गाइज आपका जो है अव्यवस्थित जोखिम का ही अध्ययन करता है या फिर उसके बारे में विश्लेषण करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देवताओं के प्रकटन की धनराशि और समयांकों के कालक्रम बराबर होता है तो इसे क्या संज्ञा दी जाती है, वित्तीय सुरक्षा उपाय, जिसे हम फाइनेंशियल हेज या नैसर्गिक सुरक्षा उपाय नेचुरल हेज, तीसरा आपका पूर्ण सुरक्षा उपाय परफेक्ट हेज, और चौथा आपका नेटिंग या फिर जिसे हम नेटिंग या फिर जाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, हिंदी में से जाल या फिर नेटिंग ऐसे ही। तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जब विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों देयताओं प्रकटन धनराशि और समयांकों का कालक्रम बराबर होता है, ठीक है, बराबर क्या है गाइज, जहाँ पर समय कालक्रम बराबर होता है तो गाइज ऐसा जो है गाइज क्या होता है,
नेचुरल होता है। नेचुरल का मतलब जो अपने आप से, खुद से, स्वतः से ही क्या होगा, बराबर इक्वल्ट हो जाए, वो क्या होगा, आपका नैसर्गिक नेचुरल हेज की श्रेणी में आता है। ठीक है। जैसे प्राकृतिक हेज का जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते, जैसे एक तेल कंपनी है, ठीक है, कच्चे तेल की लागत जो है गाइज, कोई कंपनी है कच्चे तेल की, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गाइज, जो क्या कर रही है, मतलब फॉरेन कंट्री अमेरिका में क्या कर रही है, वो परिशोधन का कार्य कर रही है। ठीक है, वहाँ पे परिशोधन कार्य कर रही है, तो वहाँ पर क्या करेगी, अगर वो इंडियन रुपीज़ में, इंडियन इंडियन करेंसी में अपना लेखा जोखा करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, उसे जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेगी, जहाँ पर है उसी के अकॉर्डिंग, उसी की मुद्रा के अकॉर्डिंग, वहाँ के मार्केट के अकॉर्डिंग, वहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग, वो क्या करेगी, अपने जो भी लेखांकन है, अपना जो भी कार्य है, ठीक है, उसको कार्य निष्पादित करेगी। तो क्या होगा गाइज, उसे जो है आसानी से वो अपने काम को, कार्यों को निष्पादन कर सकती है। तो गाइज यही चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं का प्रकटन धनराशि समयों को कालक्रम बराबर होता है कब, जब नैसर्गिक सुरक्षा को, नेचुरल हेज हो, जहाँ पर आप हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें, तभी आप जो है, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग गाइड, देखिए, एक हो गया प्राकृतिक, एक हो गया कृत्रिम। ठीक है, तो कृत्रिम क्या करता है, आदमी अपने हिसाब से मैनेज करता है, और नेचुरल क्या होता है, जैसा भी है, जो भी है, जहाँ पर है, जैसा मिला, ठीक है, हम उसी के अनुसार ढल करके अपना काम करें। ठीक है, तो ये अपना नेचुरल हेजिंग के अंतर्गत आता है। आई होप आप इसको क्लियर से समझ गए होंगे, और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताश की गड्डी में से अकस्मात एक पत्ता निकालने पर उसके बादशाह या हुक्म होने की संभावना क्या है। ठीक है, आपके 0.3077, 0.3269, 0.0384 या फिर 0.3169। ये गाइज आपका स्टैटिक्स का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब गाइज इतना तो आपको पता ही होगा कि एक ताश की गड्डी में जो है गाइज कितने टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन गाइज बादशाह या फिर हुक्म होने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हुक्म आपके कितने होते हैं गाइज, बादशाह कितने होते हैं आपके, बादशाह आपके 4 होते हैं। ठीक है, या आपका हुक्म का हो गया, हुक्म बोलते हैं गाइज काले पान को। ठीक है, सभी ने ताश खेला होगा बचपन में इसमें गाइज बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो काला पान आपका हुक्म का हो गया, लाल पान हो गया, चिड़ी हो गया, और ईंट का हो गया। तो आपके कितने गाइज, 12 पत्ते हो गए। ठीक है, 12 पत्ते आपके टोटल ये हो गए, लेकिन गाइज सॉरी 12 क्यों, 4 आपके ये, देखिए जो आपके पत्ते होते हैं गाइज, वो शुरू होते हैं दुक्की से। ठीक है, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी। देखिए आप ऐसे कर ले, इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए गाइज, एक दुक्की का हो गया, एक तिक्की का हो गया, एक चौकी का हो गया, एक पंजी का हो गया, एक छक्की का हो गया, एक सत्ती का हो गया, एक अट्ठी का हो गया, एक नहीला का हो गया, एक दहीला का हो गया। आपने दहीला पकड़ को होगा, फिर उसके बाद एक्का हो गया, फिर उसके बाद बादशाह हो गया, फिर उसके बाद बेगम हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका गुलाम भी हो गया, जिसे हम जोकर, गुल्ला। ठीक है, तो आपके कितने पत्ता हो गया जी, आपके 10, और ये 1 2 3 4, सॉरी 9 4 13, आपके कितने टोटल 13 पत्ते हो गए। ठीक है, तो पत्ते आपके कितने होते हैं गाइज, आपके टोटल 13 पत्ते होते हैं। तो गाइज हमें क्या करना है कि इन 13 पत्तों में से गाइज हुक्म का मतलब गाइज आपके काले पान के पत्ते तो कितने होंगे, टोटल 13 पत्ते होंगे। अब 13 पत्तों में से हुक्म का पत्ता कौन था, हुक्म का बादशाह, ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मतलब वो पूछ क्या रहा है। इन 13 पत्तों में जैसे काले पान की दुक्की हो गई, ठीक है, और काले पान की तिक्की हो गई, चौकी चौकी हो गई, इन सब में बादशाह आने की, कहने का मतलब गाइज जो बादशाह, किंग आने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, देखिए अब बादशाह और हुक्म के कार्ड की एक संख्या, एक साथ संख्या कितनी हो जाएगी गाइज, देखिए यहाँ पर आपके, देखिए 16 टोटल आपके जो है बादशाह और हुक्म के कार्ड की संख्या। देखिए बादशाह तो आपके कितने होते हैं, 4 आपके बादशाह हो गए। ठीक है, जिसमें आपका गाइज बादशाह शामिल 12 आपके और अदर पत्ते हो गए, तो टोटल आपके पास 16 पत्ते हो गए, जो काहे के हैं, काले पान के हैं। ठीक है, अब आपको गाइज ये निकालना है, तो 16 बटे हम 52 कर देंगे। ठीक है, ये आपका, सॉरी 16 बटे हम 52 कर देंगे। ठीक है, 16 पत्तों में आपको एक पत्ता चूज़ करना है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है। अब हम इसको जब 16 बटे 52 को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको जैसे गाइज
4 से काट दें तो 4 चौक 16 और 13 चौके 52, ठीक है। तो 4/13 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा गाइज 0.3077। तो ये आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपद बंटन का मानक विचलन है, ठीक है, कौन सा आपका NP, अंडर रूल NP, NP/Q या फिर अंडर रूल NP/Q, ठीक है। तो जो द्विपद बंटन मानक विचलन है गाइज, ये आपका जो है ये भी आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये एक प्रयोग में गाइज प्रेक्षण की जो सफलता है, प्रेक्षण आपका जैसे आपका एक टॉस सिक्का उछाला जाता है, ठीक है। तो सिक्का में उछालने में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसके 2 संभावित परिणाम होते हैं, ठीक है। तो या तो वो पास होगा या फिर फेल होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद बंटन मानक विचलन कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों से दूर जितना वो दूर हटने की प्रवृत्ति होती है उसे हम स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, उसे हम SE के नाम से जानते हैं। अब गाइज इसमें आपका सूत्र कौन सा लगेगा, तो गाइज देखिए इसमें जो पहला होता है वो गाइज क्या होता है, वितरण का माध्य क्या होता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा वितरण का माध्य। वितरण का माध्य जो होता है गाइज वो UX, NP के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये आपका क्या है गाइज, UX जो होता है, UX जो है वो आपका NP के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और जो आपका विचरण होता है गाइज, जो आपका विचरण होता है वो वेरिएंस 2x, ठीक है, वेरिएंस 2x NP/Q होता है, ठीक है, वेरिएंस 2x NP/Q होता है, ठीक है। और जो आपका मानक विचलन होता है, ठीक है गाइज, आपका मानक विचलन होता है, वो मानक विचलन क्या होता है गाइज, मानक विचलन आपका सिग्मा x जो आपका होता है वो आपका अंडर रूल NP/Q के जो है बराबर होता है। तो आपका चौथा नंबर यहाँ पर गाइज सही हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर n जो है गाइज ये क्या है, ये द्विपद प्रयोग में परीक्षणों की संख्या है। कि क्या है गाइज, द्विपद प्रयोग में परीक्षणों की संख्या है। n आपका क्या है, द्विपद प्रयोग में परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या, ये तो आपकी परीक्षणों की संख्या हो गई। और P आपका हो जाएगा व्यक्तिगत परीक्षण में सफलता की संभावना। और गाइज क्यों आपका जो है यहाँ पर, ये आपका क्यों क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण में विफलता की संभावना, ये 1 - P के बराबर होता है, ठीक है। क्यों आपका क्या है गाइज, 1 - P के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें गाइज जब मैं स्टैटिक्स की क्लास से आपको ले लूँगा तो मैं गाइज आपको इसको जो है डिटेल में आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने आपको ये जो है द्विपद बंटन में क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें आपको मैंने जो है शॉर्ट में बता दी हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रतिस्थापन के बिना प्रतिचयन किया जाता है तो माध्य की मानक त्रुटि, देखिए स्टैंडर्ड एरर से क्वेश्चन आ गया, माध्य की मानक त्रुटि। यहाँ पर गाइज सीधा सूत्र दे रखा है, तो गाइज आपका ये SEX = SE फॉर आपका स्टैंडर्ड एरर होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर मानक त्रुटि का मतलब होता है गाइज जो भी अपने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। अब डाटा में क्या होता है गाइज कि जैसे मान चलिए यहाँ पर दे रखा है 10.5, 10.9 और या फिर 10.4, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए अब ये 10.5 है, तो या तो हम इसको 10 कर लें पूरा या फिर इसको क्या कर लें 11 कर लें। 10.9 को तो हम पूरा 11 ही कर लेंगे, 10.4 को हम 10 कर लेंगे। तो गाइज रियल डाटा तो ये है, ठीक है, लेकिन जो आपने अप्रोक्सीमेशन करके जब क्वेश्चन को सॉल्व किया या फिर आपने सर्च किया, ठीक है, तो इस रियलिटी से जो आपका रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा हट करके आएगा, ठीक है। तो इस दूर हटने की प्रवृत्ति से जो आपका एरर आ रहा है, ठीक है, जो भी एरर हो रही है, कहने मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर गाइज आपका 2 नंबर का सूत्र सही हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर = सिग्मा अपान अंडर रूट n अपान n माइनस कैपिटल N अब माइनस स्मॉल n अपान n अपान -1, ये भी अंडर रूट में, ठीक है। तो ये आपका सूत्र सही हो जाएगा। जिसने गाइज स्टैटिक्स का अध्ययन सही से किया है उसको आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या आंकड़ा सार का उदाहरण नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आंकड़ा सार का मतलब गाइज हमने क्या किया है, कहीं पर है वहाँ पर क्या है डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है या डाटाबेस में डाटा रखा हुआ है, ठीक है। अभी डाटा रखा हुआ है, अब डाटा बेस में क्या है गाइज डाटा रखा हुआ है, और डाटा बेस से हम क्या करेंगे गाइज जब हम कुछ इकाइयों को चुन करके, ठीक है,
कुछ इकाइयों को चुन करके उससे कोई सार, कोई निष्कर्ष निकालेंगे। मान लीजिए इसमें से हमने दो तीन चीज़ों को उठा लिया और उससे हमने पूरे सैंपल के बारे में निष्कर्ष निकाल लिया, ठीक है, सारांश निकाला, तो क्या कहलाएगा गाइज, आपका डाटा सार कहलाएगा, ठीक है। अब गाइज देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है आंकड़ा सारणी, आवृत्ति सामित्रण, आयत चित्र, चाप विकर्ण। तो गाइज देखिए आंकड़ा सारणी तो क्या है, आंकड़ा सारणी में आपका पूरा का पूरा सारणी ही दे रखी है, ठीक है। तो ये आपकी सारणी हो गई। आवृत्ति सामित्रण क्या होता है गाइज, देखिए गाइज आवृत्ति सामित्रण जो होता है गाइज, आवृत्ति सामित्रण को हम कह सकते हैं गाइज कि ये जो है, एक सेकंड गाइज, देखिए गाइज आवृत्ति सामित्रण क्या होता है कि आवृत्ति सामित्रण को हम क्या करते हैं कि जब हम इसमें से कुछ डाटा को निकाल करके जो भी अपना इम्पोर्टेंट है समान मात्रा में बांटते हैं, ठीक है, तो वो आपका आवृत्ति सामित्रण होता है, ठीक है। और उसके बाद गाइज आपका जो आयत चित्र है, ठीक है, देखिए इसमें से क्या है, देखिए आयत चित्र, देखिए आवृत्ति सामित्रण आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। आवृत्ति सामित्रण जो होता है गाइज, मान के चलिए गाइज जैसे यहाँ पर देखिए गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसमें मान के चलिए 10 तरह की गेंदें रखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें 10 तरह की गेंदों में 2-3 लाल गेंदें हैं, 2-3 जो है आपकी पीली हैं, 2-3 आपकी जो है नीली हैं, ठीक है। तो जब हम इस 10 में से 3-4 को उठा लेंगे और उसके आधार पे गाइज क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो आपका आवृत्ति सामित्रण, ठीक है, हमने क्या किया, जो आपकी सारणी थी उससे क्या है थोड़े बहुत जो है सैंपल उठा लिए, ठीक है। और आयत चित्र क्या होता है कि यह ग्राफ के रूप में होता है, ठीक है, ग्राफ के रूप में ऐसे ऐसे टेबलेशन, ठीक है, तो आयत चित्र होता है। तो ये क्या होता है गाइज कि यह एक श्रृंखला होती है जिसकी जो है गाइज ये अपना जो है चौड़ाई, ऊंचाई और ऐसे जो है मतलब जो है इसमें जो है अपनी बटी होती है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक तरह से डाटा को जो है बांट देते हैं हम, ठीक है, इस डाटा में से इसमें जो है बांट देते हैं। और गाइज उसके बाद जो चाप विकर्ण होता है, चाप विकर्ण भी क्या होता है गाइज, चाप विकर्ण में क्या करते हैं गाइज, आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, इतने से कम, इतने से अधिक, ठीक है। ऑग्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे चाप विकर्ण क्या कहते हैं गाइज, ऑग्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ऑग्यू में जैसे जो डाटा दिया होता है, जैसे 10 से कम, 9 से ज़्यादा, तो ऐसे करके जो क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी गाइज कहने मतलब पूर्णतया नहीं दे रखा है, ठीक है, उससे जो है निष्कर्ष निकाला जा रहा है, ठीक है, तो ऑग्यू हो गया। आयत चित्र में गाइज अपवर्जी श्रेणी आपने देखी होगी, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। और आवृत्ति सामित्रण इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कुछ सैंपल उठा लिया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर इनका उदाहरण नहीं है, आंकड़ा सार का उदाहरण नहीं है, ठीक है। सार का मतलब क्या होता है, कोई आंकड़ा है उससे हमने कुछ सैंपल लिए हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो आपके क्या हो गए गाइज, यहाँ से हमने कुछ ना कुछ मतलब इससे डाटा को निकाला है। तो आंकड़ा सारणी ही ऐसी है जिससे हमने सारांश नहीं निकाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गाइज कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि निम्नलिखित में आंकड़ा सार का उदाहरण कौन सा है, आंकड़ा सारणी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गाइज आंकड़ा सारणी क्या है कि पूरा का पूरा डाटा ही है, ठीक है। इसमें से अगर कुछ को चुन लेंगे, ठीक है, गेंदों के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आवृत्ति वितरण हो गया। आयत चित्र का मतलब गाइज हम जब 20 से 30 जैसे इस सारणी में से इतने से इतने में से इतना, इतने से इतने में से इतना, ठीक है, 40 से 20 इसको निकालेंगे, और चाप में से इतने से कम ज़्यादा वाले में, ठीक है, तो वो आगे की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो आंकड़ा सार का उदाहरण आपका कौन सा नहीं है, आंकड़ा सारणी ही नहीं है। आई होप को ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है गाइज, मानक संबंध आगम ने निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देकर रेबल हाइपोथेसिस का खंडन किया। तो गाइज मानक संबंध आगम, गाइज मानक संबंध आगम का मतलब गाइज संगठन में आपस में जो भी समव्यवहार होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देकर रेबल हाइपोथेसिस, रेबल हाइपोथेसिस का अर्थ गाइज आपने जैसे डगलस मैकग्रेगर का एक्स वाई सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है। एक्स सिद्धांत जो नकारात्मक है, ठीक है, और वाई सिद्धांत जो आपका सकारात्मक है। एक्स सिद्धांत में क्या होता है गाइज कि कोई भी कामकार क्या करना चाहता है, काम नहीं करना चाहता, मुंह काम से जी चुराता है, उसको क्या करना है, दंड देना चाहिए, या फिर जो है गाइज उसको जो है दंड देना चाहिए, पदावनति करने से वो क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो एक तरह से उसी तरह आपका रेबल हाइपोथेसिस, ये गाइज आपका क्या है, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, ठीक है, कौन से, पीटर एफ ड्रकर
जो कि एक क्या थे, पीटर एफ ड्रकर गाइज वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता थे, तो गाइज वैज्ञानिक चीज़ों में आपका व्यवहारिक अध्ययन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर गाइज रैबल से आशय आपका एक जन समूह से है, या फिर संगठन से है, या फिर संगठन की भीड़ से है, ठीक है। रैबल से आशय गाइज आपका जन समूह, संगठन या फिर एक भीड़, ठीक है, जो काम काम करता है, ठीक है गाइज। तो मानक संबंध आगम ने निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देकर रैबल हाइपोथेसिस का खंडन किया। अब गाइज ये मानक संबंध आगम यहाँ पर गाइज आपका संबंधित है, गाइज ये मानक संबंध आगम मतलब आपके व्यवहार से, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, एल्टन मियो ने। व्यवहारिक बिहेवियर का प्रतिपादन, या फिर जो गाइज है व्यवहारिक व्यवहार का अध्ययन गाइज आपके एल्टन मियो ने कब किया था गाइज, एल्टन मियो द्वारा गाइज 1880 से 1949 ईस्वी तक, जिसे गाइज हम हार्थोन अध्ययन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये बताया कि गाइज एल्टन मियो ने कि जो व्यक्ति होते हैं या जो संगठन होते हैं ये दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। भीड़ जो होती है वो प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, ये क्या है, ये आपस में जुड़ते हैं, तो किस लिए, काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए, ठीक है। और इन्होंने यह भी माना व्यवहार में कि व्यक्ति जो होते हैं समूह की स्थिति की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। और इन्होंने ये माना कि जो आपस में संगठन होता है वो जो है गाइज सभी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ ने तो उन्होंने यहाँ पर ये दे रखा है, रैबल हाइपोथेसिस का खंडन अपने किन विचारों से किया। तो पहला ऑप्शन आपका है, कामगार केवल पैसों के लिए काम नहीं करता है। दूसरा, एक कामगार एक तकनीकी आर्थिक तंत्र में काम करता है जिसे भावना के लिए कोई जगह नहीं होती। गाइज ये तो गलत ही है, ठीक है, क्योंकि गाइज मैंने बता दिया कि एल्टन मियो ने जो क्या किया, व्यवहारिकता का अध्ययन किया, ठीक है। तो भावना के लिए जगह होगी तभी तो गाइज आपस में जुड़े रहेंगे। सत्तावादी नेतृत्व शैली ज़्यादा उत्पादक होती है, ठीक है, ये भी गाइज निगेटिव में जा रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। और औपचारिक समूह प्रतिमानों के बजाय व्यक्ति स्व उपलब्धि पर ध्यान देता है, गाइज ये भी आपका निगेटिव में है, ठीक है। तो क्या है गाइज, पहला आपका सही हो जाएगा, कामगार केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करता है, ठीक है। वो क्या है गाइज, कामगार व्यक्ति जो है गाइज पैसों के लिए तो करता ही है, प्लस साथ में गाइज वो क्या करता है कि लोगों के सम्मान के लिए, ठीक है, अपनी इज्जत के लिए, और बाकी जो है बाकी सारी चीज़ें भी उसमें बिहेवियरली इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपका एल्टन मियो और पीटर एफ ड्रकर के दोनों के संबंधों के बीच का जो है थोड़ा सा बीच का कॉन्सेप्ट ला करके ये क्वेश्चन उठाया गया था, ठीक है। एनटीए ने भी बहुत अच्छे से मतलब इसको जो है उठाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रैबल का मतलब गाइज मैंने आपको बता दी, एक संगठन होता है, एक भीड़ होती है, ठीक है, जो गाइज अपने जो है काम को जो है करती है, ठीक है। और वैज्ञानिक प्रबंध में गाइज क्या है कि देखिए, जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है उसमें रूल रेगुलेशन नियम होते हैं, उनमें किसी तरह की व्यवहारिकता का अध्ययन नहीं किया जाता, ठीक है। तो जब एल्टन मियो ने हार्थोन प्रभाव का अध्ययन किया तो उन्होंने जो है गाइज वैज्ञानिक प्रबंध जो भी दिया था, रैबल हाइपोथेसिस मतलब जो रैबल हाइपोथेसिस वैज्ञानिक इनके द्वारा पीटर एफ ड्रकर द्वारा दी गई थी, उसका इन्होंने खंडन किया। तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि कामगार केवल पैसों के लिए काम नहीं करता, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आत्मसम्मान होता है, आपस में व्यवहार होता है, ठीक है, सुरक्षा की भावना होती है, मतलब आज हम आपके काम आए हैं, कल आप हमारे काम आ जाएंगे, मदद होती है, तो ये सारी चीज़ें व्यवहारिकता में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट आपके निगेटिव जा रहे हैं, जिसमें भावना की कोई जगह नहीं, तो ये भी गलत है, ठीक है। सत्तावादी नेतृत्व शैली मतलब गाइज एक तरह से नेता परक, मतलब नेता जो कहेगा, हम मतलब कह दिया कि ये करना है तो करना है, आप नहीं करोगे तो आपकी पदोन्नति हो जाएगी, तो ये भी व्यवहारिकता के खिलाफ हो गई, ठीक है। और ये भी गाइज अनौपचारिक समूह प्रतिमानों के बजाय स्व उपलब्धि पर ध्यान देता है, ठीक है, स्व उपलब्धि पर नहीं गई, जो पूरे समूह को लेकर के चलता है, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। मैट्रिक्स संगठन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। पहला आपका यह प्राकार्यात्मक और उत्पादन संगठन का युग्म है, ये पॉइंट आपका सही है। प्राकार्यात्मक विभाग किसी मैट्रिक्स संगठन से स्थायी रूप से संबंध नहीं होते, ये गाइज आपका गलत है। और आवश्यकता अनुरूप उत्पाद विभागों का सृजन किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। किसी परियोजना के लिए अनावश्यक होने की दिशा में दल के सदस्यों के पास प्राकार्यात्मक गृह फंक्शनल होम होता है, तो गाइज ये भी आपका सही है। गाइज देखिए मैट्रिक्स संगठन होता क्या है गाइज, देखिए मैट्रिक्स संगठन जो होता है गाइज वो आपका
पहले युद्ध एक तरह का संगठन है, ठीक है, युग में, ये तो सही है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर गाइज इसमें क्या होता है कि ये जो आदेश की एकता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है गाइज, आदेश की एकता का सिद्धांत। अब गाइज इसमें क्या होता है, आदेश की एकता के सिद्धांत में क्या होता है गाइज, एक व्यक्ति एक समय में गाइज एक ही व्यक्ति के ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन गाइज मैट्रिक्स संगठन में क्या होता है गाइज कि इसके जो है गाइज अलग अलग विभाग हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से गाइज अलग विभाग, या फिर एक ही व्यक्ति के दो मालिक हो सकते हैं, ठीक है, या एक व्यक्ति को दो व्यक्तियों द्वारा अलग अलग विभागों द्वारा गाइज ऑर्डर दिया जा सकता है, फिर काम दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं मैट्रिक्स संरचना क्या होता है गाइज, वो एक तरह से एकता के सिद्धांत को तोड़ती है, ठीक है। आपके जो एक आदेश की एकता का सिद्धांत है उसको जो है क्या करती है, ये तोड़ देती है। इसमें क्या होता है कि संगठन के किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बॉस को जो है रिपोर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके क्या है, एक से अधिक बॉस हो सकते हैं, और वो जो है उसको जो है दोनों बॉसों को रिपोर्ट करना पड़ सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है गाइज, कैरोल मॉडल के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व के 4 स्तर हैं। आपका पहला पॉइंट है भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और विधिक। दूसरा आपका भौतिक, आर्थिक, विधिक और आचार संबंधी। तीसरा आपका मानव हितैषी, आर्थिक, विधिक और आचार संबंधी। चौथा है मानव हितैषी, आर्थिक, सामाजिक और आचार संबंधी। गाइज पहले तो देख ले कैरोल मॉडल है क्या, ठीक है गाइज। और ये क्या है, आपका सामाजिक, कारपोरेट सामाजिक दायित्व, मतलब CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो गाइज कैरोल का जो CSR मॉडल है, ये गाइज एक तरह का ढांचा है जो किसने गाइज, आर्ची कैरोल द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा गाइज, आर्ची कैरोल द्वारा, आर्ची कैरोल द्वारा विकसित किया गया, इसीलिए गाइज इसको जो हम कैरोल मॉडल के नाम से जानते हैं। गाइज आर्ची कैरोल ने कहा कि मतलब जो है इन्होंने, आर्ची कैरोल ने ये बताया कि जो है सामाजिक संगठनों की जो जिम्मेदारी है कैसे लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में एक परिभाषा दी थी और उसमें बताया था कि कारपोरेट जो है गाइज, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आर्थिक, कानूनी, नैतिक और विवेकाधीन, जिसका मतलब गाइज परोपकारी अपेक्षाओं को समाहित करती है, जो समाज को एक निश्चित समय पर संगठनों की है, ठीक है। तो ये क्या थी गाइज, आर्ची कैरोल की परिभाषा थी, और यहीं से गाइज इस परिभाषा से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से फिर से सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा गाइज, कारपोरेट सामाजिक आर्थिक, ठीक है, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी क्या है गाइज, आर्थिक है। तो गाइज यहाँ पर देखिए आपका आर्थिक 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 सभी में है, ठीक है। तो अभी इसको एक आपका आर्थिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद गाइज कानूनी, ठीक है, कानूनी का मतलब गाइज विधिक, ठीक है, विधिक विधिक विधिक, ठीक है। तो 3 जगह पे विधिक आपका है, ठीक है गाइज, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज उन्होंने कहा विवेकाधीन, ठीक है, और परोपकारी अपेक्षाओं को समाहित करता है। परोपकारी का मतलब गाइज मानव हितैषी। अब गाइज मानव हितैषी गाइज आपके यहाँ पे 2 ही हैं, ठीक है। परोपकार का होगा गाइज, मानव हितैषी मतलब मानव के जहाँ पर मानव के लिए जो है अच्छा किया जाए, ठीक है। तो गाइज ये आपका ऑलरेडी गलत है, तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गाइज मैंने परिभाषा में आपको बताया कि सामाजिक जिम्मेदारी आर्थिक, कानूनी, नैतिक, ठीक है। तो नैतिकता कहाँ होती है गाइज, आचार संबंधी, जहाँ पर क्या हो, आचार संबंधी हो गया, और विधिक कानूनी हो गया, आर्थिक हो गया, और मानव हितैषी परोपकारी हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। गाइज उन्होंने परिभाषा क्या दी थी कि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आर्थिक, कानूनी, नैतिक और विवेकाधीन परोपकारी अपेक्षाओं को समाहित करती है, जो एक समाज को एक निश्चित समय पर संगठनों की है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया, और इसका जो है आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलेक्टिव बार्गेनिंग पद का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो गाइज पहले तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है, आपका पहला नंबर है रीड रिचर्डसन, कुर्ट लेविन, डब्ल्यू ई डेमिंग और सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब, ठीक है। तो गाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग पद का आविष्कार गाइज किया था सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया गाइज, सिडनी वेब और गाइज आपके ब्रिटिश वेब के द्वारा, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है गाइज, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। आविष्कार तो किसने किया था, सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब ने, ठीक है। देखिए गाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग, बार्गेनिंग क्या होता है गाइज, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, सामान खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, दुकानदार से आप क्या करते हैं, जैसे कोई सामान मान लीजिए उसने उस दुकान के मूल्य जो है, आपने कोई सामान खरीदा तो उसने आपको जो 10 रुपये बताए, तो आप क्या कहेंगे, 10 नहीं, ऐसा है आप जो है इसके 9 रुपये ले लीजिए। तो फिर कहता है कि 10, अच्छा ठीक है,
या आपने कहा कि 10 नहीं, ये रुपये मैं केवल जो है 8 रुपये ले लीजिए, ठीक है, तो फिर वो कहेगा 10 में तो नहीं पड़ेगी, ये 9 में पड़ जाएगी, ठीक है, 9 रुपये ले लो, दे के ले लो। तो आप कहते हो नहीं, फिर आप जो है मतलब जो है 8 रुपये का जो है हमें देना हो तो नहीं मत दो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इस तरह से एक बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग बार्गेनिंग का मतलब होता है गाइज नियोक्ता और कर्मचारी, गाइज आपका जो नियोक्ता होता है, ठीक है, नियोक्ता और कर्मचारी। तो कर्मचारी के बीच क्या होता है, कर्मचारी जो होता है गाइज, कर्मचारियों का एक संगठन होता है, ठीक है, संगठन का एक लीडर होता है, ठीक है। और लीडर जो है आपका, जो लीडर जो है मतलब कर्मचारी का लीडर और जो बॉस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है कि ऐसा है। तो कर्मचारियों की तरफ से ये लीडर बात करता है और बॉस जो है बात करता है, ठीक है। तो आपस में क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। जैसे कोई काम बॉस के द्वारा दिया गया, ठीक है, तो आपका जो नेता या लीडर है वो कहेगा इस काम को हम 100 रुपये में करेंगे, हमारे कर्मचारी करेंगे, या फिर जो है जिस काम के हम 200 लेंगे या 250 लेंगे, या फिर दिन भर का इतना काम करेंगे, इतने घंटे काम करेंगे, जो भी है, ठीक है, या ये सुविधाएं हमें दी जाएँ। तो वो सारी चीज़ों को जो है बॉस से जो है काउंटर, मतलब बॉस को बताता है। बॉस क्या करता है, बॉस फिर उसके बदले में कहता है कि नहीं, ऐसा आप 400 रुपये के बजाय 300 रुपये ले लीजिए, ठीक है। तो गाइज क्या करते हैं कि आपस में काउंटर ऑफर करते हैं, ठीक है, मतलब आपस में ऑफर का मतलब वो बताता है कि हाँ मुझे इतना चाहिए, वो बॉस कहता है नहीं इतने में काम करो, फिर ये कहता है कि अच्छा चलो हम इतने में कर देंगे, उसके साथ हमें ये नाश्ते की सुविधा दे दो, ठीक है। तो एक दूसरे को जो काउंटर ऑफर करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं गाइज, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था गाइज, सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के द्वारा किया गया था। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज यहाँ पर देखिए, आसियान का मुख्यालय किस देश में है। तो गाइज आसियान का जो मुख्यालय है वो गाइज आपका इंडोनेशिया के कहाँ है, जकार्ता में है, ठीक है। कहाँ पर है गाइज, इंडोनेशिया के जकार्ता में आपका आसियान का मुख्यालय है, ठीक है। और गाइज कभी कभी क्या होता है कि सार्क कंट्रीज पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो सार्क कंट्रीज में पूछ लिया जाता है कि आपको 4-5 देश दे देंगे और वहाँ से पूछ लेंगे कि इन देशों में कौन सा सार्क का जो है संगठन का सदस्य है, कौन सा नहीं है, ठीक है गाइज। ऐसा पिछले प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, ठीक है। तो सार्क कंट्रीज का गाइज याद करने के लिए गाइज मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जिसको कहते हैं गाइज MBBS पेन, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, MMB, इधर को लिखते हैं गाइज ताकि आपको आसानी रहे, MBBS पेन, MBBS, उसके बाद PAIN, ठीक है। तो गाइज आपकी जो है टोटल 8 कंट्री हैं, ठीक है। कौन कौन सी है गाइज आपकी, पहला तो है गाइज आपका मालदीव, ठीक है, मालदीव। और दूसरा है गाइज आपका बांग्लादेश, तीसरा है आपका गाइज भूटान, चौथा है गाइज आपका श्रीलंका, F फॉर, और पांचवा है आपका गाइज P फॉर पाकिस्तान, और छठा है आपका A फॉर गाइज अफगानिस्तान, ठीक है। और उसके बाद गाइज आपका I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, ठीक है, I फॉर इंडिया और N फॉर नेपाल, ठीक है। तो गाइज आपका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा गाइज, MBBS पेन, ठीक है, MBBS पेन। तो MBBS का मतलब गाइज M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, ठीक है। और इसका गाइज मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में होता है। इसकी जो है गाइज स्थापना 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। कब गाइज, 8 अगस्त 1967 को हुई थी, ठीक है, स्थापना। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए गाइज मैंने आपको जो है मुख्यालय के साथ साथ आपको जो है इसके सदस्य देशों की भी जो है गाइज बता दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर गाइज, किसी व्यक्ति के मामले में बीमा कमीशन स्रोत पर कटौती की दर क्या है, 2%, 5%, 10% और 4%। तो गाइज देखिए यहाँ पर गाइज देखिए 2 तरह की कटौती होती है, एक तो किसी व्यक्ति के मामले में होती है, ठीक है, और दूसरा आपका जो है देशीय कंपनी के मामले में होती है, ठीक है, देशीय कंपनी के मामले में होती है। और गाइज इसका जो है उल्लेख कहाँ किया गया, इसका उल्लेख किया गया है धारा 194D में, ठीक है गाइज, 194D में जो है इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर कटौती क्या होती है गाइज, जब गाइज व्यक्ति के मामले में हो, ठीक है। तो व्यक्ति के मामले में तो कितनी कटौती होती है गाइज,
व्यक्ति के मामले में आपकी होती है गाइज 5% कटौती, और देसी कंपनी के मामले में आपकी होती है गाइज स्रोत पर 10% की कटौती, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज किसी व्यक्ति के पर्पस में पूछा गया है, ठीक है। तो गाइज व्यक्ति के पर्पस में अपना कितना हो जाएगा गाइज 5% यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी जो है क्लियर हो गया होगा गाइज कैसे होती है गाइज एक धारा जो अपनी जो है इन जीएसटी में गाइज 194D, ठीक है। एक इनकम गाइज ये जीएसटी में क्यों ये मान चलिए इनकम टैक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स में आएगा, ठीक है गाइज। तो धारा 194D के तहत आपका जो है इनकम टैक्स में गाइज ये आपका जो है 2020 से लेकर गाइज 2021 के बीच में जो है ये जो है गाइज आपका 10% जो है 14 मई को डिसाइड की गई थी, ठीक है। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ अवधि वित्त पोषण के स्रोत हैं, ठीक है गाइज। वाणिज्यिक पत्र, ये तो गाइज आपके शॉर्ट टर्म के होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तो ये नहीं होगा गाइज। दीर्घावधि मतलब गाइज जिनका जो है हम गाइज विमोचन जो है 1 साल या 6 महीने के अंदर नहीं करते हैं, ठीक है। 6 महीने से 1 साल के अंदर जिनका हम विमोचन नहीं करते हैं वो आपके जो है अल्पकाल के स्रोत होते हैं, ठीक है। तो वाणिज्यिक पत्र आपके जो है क्या गाइज अल्पकाल के होते हैं। उसके बाद गाइज है बाह्य वाणिज्यिक ऋण ECB, गाइज आपका जो 2 नंबर है यही आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ अवधि के लिए जो वित्त पोषण होता है गाइज बाह्य वाणिज्यिक ऋण के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। और गाइज इसमें आपका जो ये कारक अवयव है गाइज, कारक अवयव को हम फैक्टोरिंग, आपका ये जो कारक अवयव है गाइज ये आपको ना समझो तो इसे हम फैक्टोरिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, फैक्टोरिंग को ही गाइज आपका कारक अवयव बोलते हैं, ठीक है। और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल गाइज आपका जो है ये एक प्रकार की अल्पकालीन ये आपका जो है एक तरह का अल्पकालिक ऋण है, ठीक है। ये क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है एक तरह का, सॉरी कंट्रोल बोल दिया मैं, तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है गाइज ये एक तरह का आपका अल्पकालिक ऋण है, ठीक है। जो गाइज क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो है राशि उधार ली जाती है, ठीक है, और उसका जो है गाइज हम किस्तों में गाइज क्या करते हैं इसको जो है किस्तों में चुकता करते हैं, ठीक है गाइज। तो इसे हम लाइन ऑफ क्रेडिट प्रणाली के माध्यम से ऋण लेना कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वाणिज्यिक पत्र क्या होता है गाइज उसे भी क्या करते हैं गाइज हम अल्पकाल के ऋण लेने के लिए गाइज हम बाहर जो है किसी को पत्र देते हैं और कमर्शियल पत्र जी हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। रेपो रेट का क्या तात्पर्य है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को उधार देती है, वह दर जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां भारत रिजर्व बैंक को उधार देती है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक लघुकालिक परिपक्वता के मामले में बैंकों को उधार देता है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों से धनराशियां उधार लेता है। तो गाइज देखिए यहाँ पर देखिए रेपो रेट का पूछ रखा है गाइज। रेपो रेट जो होती है गाइज वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है लघुकालिक परिपक्वता के मामले में बैंकों को उधार क्या करता है देता है, ठीक है। और वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों से गाइज धनराशियां उधार लेता है उसे हम क्या कहते हैं गाइज रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, सॉरी रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो क्या करेगा गाइज जब वो आपका जो है वाणिज्यिक बैंक सॉरी जब आपका RBI क्या करेगा, RBI जब आपसे पैसे लेगा बैंक से पैसे लेगा तो क्या है गाइज अल्पकाल के लिए मतलब जब आप धनराशि उधार लेगा तो आपका रिवर्स रेपो रेट है। और जब गाइज भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका बैंकों को उधार देगा तो क्या है आपका रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। विपणन के संदर्भ में गाइज DSA से क्या अभिप्राय है, ठीक है गाइज। तो डिलीवरी ऑफ एजेंसी, डायरेक्ट सप्लायर एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई एजेंट, ठीक है। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो आ जाए आपका क्या है 3 नंबर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। गाइज क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ये क्या है विपणन मार्केटिंग का है गाइज, मार्केटिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि जो अपना ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादा जागरूक तो होते नहीं, ठीक है। वो वहाँ जो है वहाँ की जो जनसंख्या होती है कम पढ़ी लिखी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं गाइज कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब जो है जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एजेंट को जो है ढूंढती हैं ताकि वो जा करके गाइज क्या करें जहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगा सकते, किसी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। बहरहाल अब तो ऐसा नहीं है लेकिन गाइज फिर भी अब DSA का पूछा है, ठीक है। अब किसी ने लिख दिया है तो गाइज जो आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है, सॉल्विंग। तो DSA में होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो ये एक तरह के गाइज ऐसे एजेंट होते हैं जो आप कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट जा करके सेल करते हैं, ठीक है। या फिर गाइज ये भी मान सकते हैं आपके यहाँ पर कि गाइज जो एजेंट होता है वो
आपके मान चलिए ग्रामीण एरिया को, वैसे तो ये ग्रामीण एरिया के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर अभी प्रेजेंट टाइम में भौतिक रूप में इसे देखा जाए तो गाइज आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो आपका एजेंट है कंपनी के थ्रू, जो आपके जो है नियुक्त किया गया है, वो जा करके जो है गाइज क्या करता है कि दुकानों दुकानों पर डायरेक्ट जा करके जो है उनके जो फुटकर विक्रेता है उनसे संपर्क करता है, उनको प्रोडक्ट को दिखाता है और उन्हें जो है सेल करता है, ठीक है। तो आप, आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि विपणन संदर्भ में डीएसए का क्या अभिप्राय है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। तो आपका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो गाइज क्वेश्चन तो गाइज आगे आपके पूरा का पूरा गाइज, इसमें जो है मैंने 90 क्वेश्चन पूरे के पूरे लिए, पूरा का पूरा जो है पेपर ही मतलब जो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, वो मैंने इसमें सॉल्व करवाने के लिए रखा है। लेकिन गाइज जैसा कि जानते हैं ये सुपर 30 है, तो हम अभी 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी 30 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में, और बाकी 30 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में, मतलब 3 क्लासें आपकी बनेंगी और आपको जो है इसी तरह पूरा विधिवत एनालिसिस कराया जाएगा, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए गाइज मैं जाना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, चैनल को गाइज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइज क्या है कि इसमें जो काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग क्या करते हैं गाइज, देख लेते हैं, लेकिन गाइज आप लोग लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, ठीक है गाइज। और आपको पता ही गाइज अभी ये स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में गाइज मेरा मोटिवेशन जो है मोरल डाउन ना करें, ताकि मैं आप लोगों को गाइड जो है अच्छे से ऐसे ही एक्सप्लेन करके गाइड जो है आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो अभी के लिए गाइज मैं चलता हूँ, सभी को मेरा राम राम दुआ सलाम। और गाइज जैसा कि आपको पता ही है कि 20 तारीख को गाइज 20 से 30 के बीच में आप लोग कॉमर्स का नेट का पेपर होने ही वाला है, ठीक है। तो गाइज आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, और सभी लोग अच्छे से अपना जो है पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।